आज मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में हम ये 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे क्लस्टर मॉडल, टेंस मॉडल, न्यू टेंस, न्यू क्लस्टर सिंथेसिस, न्यू क्लस्टर मॉडल, जिसे क्रमिकतावाद का सिद्धांत भी कहते हैं, न्यू टेंसियन इकोनॉमिक्स और मैनेटरिज्म। उसमें से सबसे पहले क्लस्टर मॉडल देखते हैं। तो क्लस्टर मॉडल 1770 से 1930 के बीच में डेवलप हुआ और इसमें एजुम्पशन कुछ इस तरह था। तो उसमें से सबसे पहला एजुम्पशन था बेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें बोला जा रहा था कि प्राइस और बेज इमीडिएटली चेंज होंगे। जैसे वालरस में हमने देखा था, तो वालरस में हमने देखा था ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। अगर इस पॉइंट पर, इस प्राइस पर अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो एक्सेस यहाँ पर डिमांड है, तो बहुत ही फास्ट इमीडिएटली प्राइस कम होते थे। तो इसमें प्राइस और बेस को इमीडिएटली चेंज करने की बात कहा गया है। मतलब प्राइस यहाँ पर कम होता था, वो बात कहा गया है। और इसमें बेज चेंज होने से प्राइस चेंज होने को कहा गया है कि अगर बेज चेंज होता है तो प्राइस भी चेंज होता है, और प्राइस चेंज होता है तो बेज भी तुरंत चेंज होगा, इसकी बात कहा जा रहा है। और यहाँ पर इस बेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही हम एएस कर्व को अपवर्ड क्लस्टर मॉडल में बनाते हैं। एएस कर्व को अपवर्ड क्लस्टर मॉडल में बनाते हैं, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एएस कर्व मतलब एडिटेड सप्लाई कर्व। ये क्लस्टर मॉडल जो है वो 1730 से 1930 के बीच में डेवलप हुआ। बहुत सारे मॉडल आए थे, सबको नेट हम पढ़ रहे हैं क्लस्टर मॉडल में। दूसरा एजुम्पशन इसमें है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये बात है 1750 से 1980 के बीच में जेवी सेज ये बात बोले थे कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। तो इस समय बार्टर सिस्टम प्रचलित था 1750 से 80। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो उस समय ऐसा लोग सोचते थे कि मतलब जो भी वो उत्पादन करते थे तो ये दिमाग में रख कर ये सोच कर करते थे कि इसमें हम ये उत्पादन कर रहे हैं तो हम इसका एक्सचेंज इस चीज़ के लिए करेंगे। इस चीज़ मतलब वो डिमांड दिमाग में जो है उसको सोच कर वो उत्पादन कर रहे हैं। ये डिमांड एक्स वाई जेड क्या है और कुछ वस्तु का वो उत्पादन कर रहे हैं, मान लेते हैं एबीसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में इमेजिनरी डिमांड होता था। और ये सब इकोनॉमी उस समय सिंपल इकोनॉमी थी, मतलब 70 होता था। तो सिंपल इकोनॉमी में जो भी हम सप्लाई कर रहे थे वो पूरी की पूरी डिमांड हो रही थी। नेट मतलब अगर ये ऐसा बोला जाए कि जैसे 70 हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते जो हम सप्लाई करेंगे, जो भी हम सप्लाई करेंगे वो ये सोच कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए उस जगह पे। दूसरा लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तो इस कारण से यहाँ पर सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो सप्लाई खुद ब खुद डिमांड क्रिएट कर देता था। अब यहाँ पर सप्लाई खुद डिमांड क्रिएट कर देता था, वो 47 यहाँ पर 0 था। सिंपल इकोनॉमी में सब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन इसीलिए करते थे क्योंकि उनको कंज्यूम करना था किसी दूसरे वस्तु को, या जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे। तो नेट से सप्लाई बराबर डिमांड हो रहा था। तो यहाँ पर जो भी बात है, जो अगर बोला जाए यहाँ पर कि डिमांड, जिसका मतलब कि डिमांड में कोई कमी नहीं है, जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो उतना ही कर रहे हैं क्योंकि हमको जितना ज़रूरत है उतना ही करते हैं। इसी कारण डिमांड बराबर सप्लाई हो जाए, सप्लाई बराबर डिमांड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिमांड की कोई कमी नहीं है, हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो सप्लाई यहाँ पर कंस्टेंट है। क्लस्टर इकोनॉमिक्स में सप्लाई को कंस्टेंट लिया गया है। सप्लाई जो है जैसा सप्लाई करेंगे वैसा ही हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, जितना हम सप्लाई करेंगे, क्योंकि सप्लाई पूरा के पूरा डिमांड में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड कर रहा है कि वर्कर जो है वो कितना प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं।
तो उस समय सारा थ्योरी में यही चीज़ बात आ रही थी। जो भी इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा वो इस बात पर डिपेंड रहेगा कि वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वर्कर कितना प्रोड्यूस करते थे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह से वो प्रोडक्शन कर रहे थे, इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर यही समझने की बात है कि यहाँ पर ये बात समझने की बात है कि इक्विलिब्रियम इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी समझने की बात ये है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो डिफिनेशन होता है इसमें वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों कर रहे हैं ये कैसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये बोला जा रहा है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो अगर आप नहीं काम कर रहे हैं, इस कारण काम नहीं कर रहे हैं कि आप जो प्रोड्यूस कीजिएगा वो उसके लिए आपको डिमांड नहीं आ रहा है, डिमांड आ रहा है लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है प्रोड्यूस करने का, इसी कारण आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। तो टोटली एम्प्लॉयड है, लोग सारा एम्प्लॉयड है, जो भी काम कर रहे हैं वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो भी सप्लाई करेंगे उसके लिए वो डिमांड यहाँ पर जनरेट हो रहा है। 27 यहाँ जी पहले और दूसरे एजम्पशन को मिलाकर ये निष्कर्ष निकलता है कि इनपुट मार्केट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मतलब वाइटल रोल क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इनपुट मार्केट है वो वाइटल रोल प्ले करता है। इसे हम आगे देखेंगे। अब उससे पहले थर्ड एजम्पशन देखते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन इन द ऑल मार्केट एज्यूम किया गया है। पर ये ऑल मार्केट में 3 मार्केट की बात की जा रही है, लेबर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, लोन लेवल फंड मार्केट। लोन लेवल फंड मार्केट भी यहाँ पर वाटर सिस्टम में रियल मार्केट है। रियल मार्केट मतलब ये समझिए कि इसमें भी जैसे हम कुछ कमोडिटी को सेव करेंगे और उसी को हम एक्सचेंज करेंगे, मतलब उसको लेंड करेंगे, तो उसकी बात की जा रही है लोनेबल फंड मार्केट। हाँ, यहाँ पर मनी मार्केट को कंसिडर नहीं किया गया है, मतलब बॉन्ड ओन से रिलेटेड मार्केट को कंसिडर नहीं किया गया है। मतलब इसको कंसिडर तो किया गया है लेकिन इसे रिलेवेंट नहीं माना गया है। कारण ये है कि इसमें बोला गया है कि जो इसमें फिशर थ्योरी को लिया गया है, फिशर थ्योरी लिया गया है। तो फिशर थ्योरी में ये एज्यूम किया गया है कि जो भी मनी डिमांड हो रहा उसको मनी सप्लाई के द्वारा पूरी तरह से ध्यान रख दिया जाएगा, मतलब जितना मनी डिमांड हो रहा उतना ही मनी सप्लाई हो रहा। तो यहाँ पर ये देखिए कि मनी डिमांड यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर मनी डिमांड है। मनी डिमांड भी यहाँ सिर्फ ट्रांजेक्शन के कारण लिया जाएगा। ट्रांजेक्शन मतलब कि एक वस्तु खरीदने के लिए लिया जाएगा, दूसरी वस्तु खरीदने के लिए लिया जाएगा, मतलब सिर्फ एक मेथड रहेगा कुछ चीज़ खरीदने के लिए। ये यहाँ पर हम बॉन्ड मार्केट की चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चौथे एजुम्पशन में देखते हैं क्लासिकल मॉडल का। तो चौथे एजुम्पशन ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कैन बी एडिटेड टू गेट मैक्रो इकोनॉमिक रिजल्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को ऐड करके मैक्रो इकोनॉमिक रिजल्ट बनाया जाएगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, दे डू नॉट कंसिडर मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट इंटरेक्शन के कारण होता है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट को कंसिडर नहीं कर रहा है। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति का इनकम है तो वही व्यक्ति का जो इनकम है तो वो फिर एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो दूसरे व्यक्ति का इनकम हो रहा है। तो इससे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे। तो इसे आप NCERT में पढ़े होंगे, ऐसे बाद की क्लासों में मल्टीप्लायर इफेक्ट की चर्चा होती कि यहाँ पर
यहाँ पर एक इंटरेक्शन टेट्राडन, यहाँ पर जैसे इंटरम पर्सन 1 ट्रा प्लस इंटरम पर्सन 2 ट्रा प्लस इंटरम पर्सन 3 ट्रा जोड़ देंगे तो डायरेक्ट इंटरम की बात नहीं किया जा सकता, माने एक्स्ट्रा इंटरम बोला जाए कि 2 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट में इंट्रा और इंट्रा भी इंटरम बढ़ता है, तो वो चीज़ का इसमें कंसीडर नहीं किया गया। इसमें डायरेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को ऐड करके मैक्रो इकोनॉमिक रिजल्ट की चर्चा की गई है। फिफ्थ एजुम्पशन है कि न्यू क्लस्टरल प्रोडक्शन फंक्शन में एजुम्पशन है कि इकोनॉमी हमेशा सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में, मतलब इसमें एक एजुम्पशन है न्यू क्लस्टरल प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब ये क्लस्टरल मॉडल का ही एजुम्पशन है जिसे न्यू क्लस्टरल मॉडल फंक्शन बोला गया है। तो इसमें ये बात की गई है कि इकोनॉमी हमेशा सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में होगा। तो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मतलब होता है कि आउटपुट इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में 3 स्टेज की चर्चा की थी इस टाइप की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब आउटपुट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट, और ये सेकेंड स्टेज है आउटपुट डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, द आउटपुट इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पर वही सेकेंड स्टेज की बात की जा रही है। बोला ये जा रहा है कि इनपुट हम बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, तो उसका फंक्शन कुछ इस तरह आएगा। उसी तरह से अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ घटते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कुछ इस तरह होता है। तो ये सिर्फ इस स्टेज की चर्चा की जा रही है। एक क्लस्टरल मॉडल में एक तरह से ये एजुम्पशन है। अब हम आगे मॉडल की चर्चा करेंगे, मतलब जैसे डिफरेंट मार्केट है तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।